क्या आपको पता है आपके शरीर में 37 ट्रिलियन सेल काम कर रहे हैं प्रत्येक सेकेंड। इसकी फंक्शन, इसकी क्रिया के बारे में जानेंगे इस वीडियो में, बने रहिए अंत तक। आप देख रहे हैं पीपीटी में आज का टॉपिक है क्लास 9th सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का ब्रह्मास्त्र। क्या चलने वाला है आज चलने वाला है ब्रह्मास्त्र। इस पूरे वीडियो में इस चैप्टर को आज कर देंगे खल्लास, कोई भी डाउट नहीं बचेगा, इससे बाहर कोई चीज आने वाली भी नहीं है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, हमारे शरीर की क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई है। क्या है? सेल। क्या है? सेल। हम पढ़ेंगे आज सेल के बारे में और कोशिका के बारे में, ठीक है। इसमें टॉपिक क्या क्या कवर करने वाले हैं एक बार देख लेते हैं। टॉपिक टू बी कवर्ड, इंट्रोडक्शन टू सेल, कोशिका का परिचय देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे। दूसरा देखेंगे डिफरेंट शेप, साइज एंड नंबर। तो जो सेल्स हैं उसके शेप देखेंगे कि किस शेप में से कोशिका पाई जाती हैं, उसके साइज देखेंगे और उसके नंबर देखेंगे कितने नंबर्स में होती हैं। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ, हम सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे और सेल किस चीज से बना होता है यह भी देखेंगे। सेल डिवीजन देखेंगे, ठीक है। चलिए, व्हाट इज सेल, सेल क्या होती है? सेल क्या होती है? सेल इज द फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आपने क्या देखा कि द सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसके शरीर की जो संरचनात्मक क्रियात्मक जो इकाई होती है ना, उसे कोशिका कहते हैं। सर कैसे नहीं समझ पाए हम, एक बार समझा दीजिए। अ सेल इज द बेसिक बिल्डिंग यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो जो सेल है ना, ये बेसिक बिल्डिंग बोली जाती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। जैसे मैं हूं तो मेरी बॉडी सेल से मिलकर बनी हुई है, आपकी बॉडी सेल से मिलकर बनी हुई है, कोशिका से मिलकर बनी हुई है, समझ गए? इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बेसिक बिल्डिंग, ठीक है। जैसे आप घर देख रहे हैं, ये घर, तो ये जो घर देख रहे हैं ना, ये घर किसी से बना हुआ है? ब्रिक्स से मिलकर बना हुआ है, ईंटों से मिलकर बना हुआ है। एक एक ईंट रख रख के दीवारें बनी होती हैं। क्या बनी होती है? दीवार बनी होती है, वॉल्स बनती है। उसी तरह हमारे बॉडी में जो सेल है ना, सेल को मिला मिलाकर टिश्यू बनते हैं। क्या बनते हैं? टिश्यू बनते हैं, ठीक है। तो जैसे ब्रिक्स एक सेल कहलाता है किसी घर के लिए, उसी तरह ये जो सेल है ये भी हमारे बॉडी के लिए क्या कहलाएगी? बेसिक बिल्डिंग कहलाएगी, समझ गए? चलिए, अ सेल कैन रेप्लिकेट, एक कोशिका जो होती है ना वो रेप्लिकेट करती है। रेप्लिकेट का मतलब होता है कि अपना फोटोकॉपी करना है, अपना फोटोकॉपी करना है। मेक कॉपी ऑफ इटसेल्फ, ये खुद की फोटोकॉपी करती है, खुद की फोटोकॉपी बनाती है। वन इट्स ओन, समझ गए कैसे? जो सेल देख रहे हैं, ये सेल, ये कोशिका है, ये कोशिका मिलकर क्या बनाती है? टिश्यू। क्या मिलती है? टिश्यू बनती है। इस टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गन। क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। पहले हमारी सेल है, इसके बाद ये सेल डिवीजन करते 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 बहुत सारे सेल मिलेंगे, तो सेल मिलने के बाद क्या बनेंगे? टिश्यू बनेंगे, उत्तक बनेंगे। सेल का मतलब होता है कोशिका। क्या होती है? कोशिका होती है। टिश्यू का मतलब होता है उत्तक, और ये उत्तक मिलकर अंग बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। क्या बनते हैं? अंग, ठीक है। छोटे छोटे ऑर्गन बनते हैं, अंग बनते हैं। उसके बाद पूरा सिस्टम बनता है, अंग तंत्र बनता है। क्या बनता है? अंग तंत्र बनता है। उसके बाद पूरा ऑर्गेनिज्म यानी कि पूरी शरीर बनती है, पूरी शरीर बनती है। तो हमारे बॉडी का जो बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है ना, उसी का नाम सेल है। बहुत सारे सेल मिलाएंगे तो उत्तक बनेगा, बहुत सारे उत्तक मिलाएंगे तो ऑर्गन बनेंगे। अलग अलग ऑर्गन के अलग अलग टिश्यू होते हैं,
और ये अलग अलग ऑर्गन बन गए, जैसे ऑर्गन बन गया, ये स्टमक बन गया, फूड पाइप बन गया, इंटेस्टाइन बन गया, ये सब क्या कहलाते हैं? ऑर्गन कहलाते हैं। हार्ट बन गया, ब्लड बन गया, ब्लड वेजल्स बन गया, ये सारे क्या हैं? सारे ऑर्गन हैं। ठीक है, इसके बाद सारे ऑर्गन मिलाकर ऑर्गन सिस्टम बनते, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम सर कैसे? हम खाना खाएं तो खाने मुंह में हमारे क्या गया? खाना गया, और ये फूड पाइप होते हुए स्टमक में जाएगा, फिर इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर अलग अलग जगहों पे जाके एब्जॉर्प्शन के बाद वो बाहर निकल जाएगा। तो एक सिस्टम है पूरा, जिस मीडियम से होते हुए जाता है ना, उसको क्या बोलते हैं? एक सिस्टम बोलते हैं। वो कौन सा सिस्टम है? डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन सा सिस्टम? पाचन तंत्र। इसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब हम सांस लिए, ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर गया, फिर ब्लड ऑक्सीजन को कैरी किया, ब्लड प्योर हुआ, फिर हार्ट तक गया, फिर पूरे बॉडी में ट्रांसफर हुआ, पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचाया। इसको क्या बोलते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम। परिसंचरण तंत्र। तो इन सारे सिस्टम को, एक सिस्टम को आप देख सकते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम का ये पूरा क्या दिख रहा है आपको? डाइजेस्टिव सिस्टम दिख रहा है। ठीक है, और ये सारे सिस्टम ऑर्गन सिस्टम को मिलाकर क्या बनती है? ऑर्गेनिज्म बनता है, यानी कि एक शरीर बनते हैं। समझ गए? चलिए, डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल आया होगा तो कोई ना कोई सेल को बताया होगा कि सेल क्या होती है। व्हाट इज सेल? कौन बताया था इसको? तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे। क्या नाम था उनका? रॉबर्ट हुक। डिस्कवर्ड सेल एंड गेव देम टर्म सेल। उन्होंने खोज कर ली। किसकी खोज की? सेल की खोज कर ली। सर ये सेल कहां से खोज लिया? वैसे जाते जाते कहीं मिल गया क्या? नहीं, कहीं नहीं मिला उनको। वो जा रहे थे, वो एक बार्क देखे, पेड़ देखे, और पेड़ के बाहर पेड़ की छाल देखे। जब पेड़ की छाल देखे ना, तो उन्होंने खुद अपन हाथ से बनाया था माइक्रोस्कोप। क्या बनाया था? खुद के डिजाइन किए हुए माइक्रोस्कोप में उन्होंने, देख रहे हैं यहाँ पे, ये पेड़ की छाल दिख रही है आपको? रुकिए जूम करके दिखाते हैं। आप देख पा रहे होंगे, ये पेड़ है, ये पेड़ है, अब पेड़ की छाल से निकाला गया ये छोटा छोटा। आप देखे होंगे तो इसमें छोटा छोटा होल दिख रहा होगा, छोटा छोटा इसमें होल दिख रहा है, छोटा छोटा इसमें होल दिख रहा है। ठीक है, ये छोटा छोटा जो होल दिख रहा है ना, इसी को उन्होंने क्या टर्म दे दिया? एक खाली कमरा यानी कि सेल दे दिया। क्या दे दिया? खाली कमरा यानी कि सेल। क्या दे दिया उनका नाम? खाली कमरा या सेल। खाली कमरा यानी कि सेल। चलिए जी, तो सबसे पहले इसकी खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने, खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप से। ठीक है, इनको ये खाली दिखा, इसलिए इसका नाम क्या दे दिए? सेल दे दिए, यानी कि खाली कमरा दे दिए। कब किए थे ये? 1665 में। ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस डेट को आप लोग लर्न कर लेना भाई साहब, वरना मामला फंस जाएगा। इस डेट को आप क्या कर लेंगे? लर्न कर लेंगे, ठीक है, वरना मामला गड़बड़ा जाएगा। कब किए थे रॉबर्ट हुक ने? 1665 में। क्या किए थे सर? कॉर्क मेड अप फ्रॉम बार्क ऑफ ट्री, पेड़ की छाल से कोशिका का खोज कर लिए थे। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, ये सेल कैसा था सर? ये डेड सेल था। कैसा था? डेड सेल था, मतलब मृत कोशिका थी। कैसी कोशिका थी? मृत कोशिका थी। कैसी कोशिका थी? मृत कोशिका थी। देखिए यही है रॉबर्ट हुक साहब, रॉबर्ट हुक साहब। ठीक है, तो डिस्कवरी ऑफ सेल, रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल एंड गेव देम टर्म सेल। इन 1665 हुक डिस्कवर्ड अ कॉर्क मेड फ्रॉम बार्क ऑफ अ ट्री अंडर अ सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप से किए थे। दीज वर डेड सेल, ये सेल कैसा था? मरा हुआ सेल था, मृत कोशिका थी। कैसी थी? मृत कोशिका थी। ठीक है, तो इसके बाद कुछ साइंटिस्ट और आए, लगभग 9 साल बाद आए। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, ये साहब ने लगभग 1674 में 9 साल बाद, कितने साल बाद? 9 साल बाद लिविंग सेल की खोज कर दी। किसकी खोज कर दी? लिविंग सेल की, यानी कि जीवित कोशिका की। किसकी खोज की थी?
जीवित कोशिका की, जीवित कोशिका की। सर ये किस में पा गए? ये किस में कोशिका पा गए? ये तालाब में पा गए। तालाब में एक बैक्टीरिया देख लिए, क्या देख लिए? बैक्टीरिया देख लिए, जिससे उनको लगा कि भाई ये लिविंग है, तो उसका नाम दे दिया क्या? सेल। ठीक है। इसके बाद रॉबर्ट ब्राउन आते हैं, कुछ कुछ डिस्कवरी और आगे देख लेते हैं। रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने खोज कर दिया किसका? न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस का खोज कर दिया। सर याद कैसे करेंगे इन सारे नामों को, याद कैसे करेंगे? तो मेरे साथ बोलो एक साथ, मेरे साथ बोलो एक बार। रॉबर्ट हुक किसका खोज किया? कोशिका का, लेकिन कैसा खोज, कैसा सेल? डेड सेल। कैसा सेल? डेड सेल। रॉबर्ट हुक डेड सेल। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, लीवेनहॉक लिविंग सेल, लीवेनहॉक लिविंग सेल, लीवेनहॉक लिविंग सेल। याद हुआ? तो रॉबर्ट हुक डेड सेल और लीवेनहॉक लिविंग सेल। रॉबर्ट ब्राउन, भाई आप कुछ भी खाते हो ना, जैसे आम खा लिए, चाहे छुहारा खा लिए, चाहे किशमिश खा लिए, क्या बोलते हैं, हाँ खजूर खा लिए, तो उसके बीच में देखेंगे ना जो बिया होती है, कैसी होती है? ब्राउन होती है। ठीक है। तो सेल के अंदर बीच में क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है। तो उसी से आप रिलेट करके ये लर्न कर सकते हैं। रॉबर्ट ब्राउन किसका खोज किया था? तो न्यूक्लियस का खोज किए थे। ठीक है। एक पुरकेंजा नाम के साइंटिस्ट है, ये किसका खोज कर लिए? प्रोटोप्लाज्म का। ये कुछ डिस्कवरी है जिसको आपको देखना पड़ेगा। ठीक है। सेल थियरी। अब हम क्या देखने वाले हैं? कोशिका सिद्धांत। इसे क्या बोलते हैं? कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत। ठीक है। इन्होंने क्या दिया? कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी दिया। कौन कौन थे भाई? मैथियस स्लीडन, मैथियस स्लीडन, थियोडर स्वान और उसके बाद रुडोल्फ विर्चो। देखिए एक एक करके देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या बोला। मैथियस स्लीडन ने ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। इन्होंने प्लांट्स की स्टडी की। किसकी स्टडी की? प्लांट्स की। लगभग 500 प्लांट्स की स्टडी की और ये बोले कि जितने प्लांट्स हैं सब किसी से बने हुए हैं? प्लांट सेल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है। इसके बाद आए थियोडर स्वान। ये कब आए थे? 1838। ये आए 1839 में और ये बोले ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। जितने एनिमल्स है वो भी किसी से बने हुए हैं? सेल से मिलकर बने हुए हैं। अब इनसे पूछ लिया गया कि ये बताइए सेल से मिलकर बने तो हुआ है, ठीक है, ये सेल आया कहां से? ये सेल आया कहां से? इनके हाथ पैर कांप गए, भैया कहां से आया हमको नहीं पता। इनको आइडिया नहीं था। किनको किनको? मैथियस स्लीडन और थियोडर स्वान। ये लोग आइडिया नहीं दे पाए कि भाई जो प्लांट है और जो एनिमल है ये सेल से मिलकर बने हुए, सेल आई कहां से? ये लोग बताने में असमर्थ में हाथ पैर फूल गया इनका, माफी मांग लिए। फिर आए रुडोल्फ विर्चो। कौन है? रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने बताया कि भाई साहब जो हमारी शरीर बनी हुई ना वो पहले की कोशिका विभाजन होने के बाद बनती है। मतलब क्या मतलब इसका? इसका यह मतलब है कि हमारी बॉडी जो कोशिका विभाजन करती है, जो सेल डिवीजन करती है, वो पहले पड़ी हुई कोशिका का डिवीजन करती है, कोशिका का विभाजन करती है और पेरेंट सेल बनाती है, फिर उसका विभाजन करेगी, फिर पेरेंट सेल बनाएगी और ऐसे कैसे करते करते हमारी बॉडी बनती है। समझ गए? तो कहने का मतलब है कि जो सेल बनी है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल के डिवीजन से बनी है। किससे बनी है? प्री एग्जिस्टिंग सेल के डिवीजन से बनी है। देखिए ऑल सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो जो कोशिका अब बनी है वो पुरानी कोशिकाओं को तोड़कर बनी है, डिवाइड करके बनी है, विभाजित करके बनी है। इसको कौन बता दिया था? रुडोल्फ विर्चो। समझ गए? ये सालों तो बताए थे कि सारे प्लांट सेल से मिलकर बने हुए हैं, सारे एनिमल्स मेड ऑफ सेल। ये बताएं कि ये सारे डिवीजन होते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से। मान लीजिए ये कोई सेल था, ये कौन सेल था? प्री एग्जिस्टिंग सेल था। कौन सा सेल? प्री एग्जिस्टिंग सेल। अब ये डिवाइड होगा, डिवाइड होकर कितने सेल बनेंगे? 2 सेल बनेंगे। फिर ये डिवाइड होंगे तो कितने सेल बनेंगे? 4 सेल बनेंगे। फिर ये डिवाइड होंगे, कितने सेल बनाएंगे? तो ये बनाएंगे 4, फिर ये बनाएंगे 4, फिर ये बनाएंगे 4। तो ऐसे करते करते अभी जो सेल है ये पहले किसी सेल से बना था, ये सेल ये भी पहले किसी सेल से बना था, ये भी सेल पहले किसी प्री एग्जिस्टिंग सेल से बना हुआ है जो पहले से है। समझ गए? पहले से कहां से मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा।
चलिए जी, कुछ क्वेश्चंस का आंसर दे दीजिए मुझे। हु डिस्कवर द सेल एंड न्यूक्लियस? कोशिका और न्यूक्लियस का खोज किसने किया? अभी पढ़ के बताओ ना, कमेंट बॉक्स में फर्स्ट आंसर दो। व्हाई इज द सेल कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? तो जो कोशिका है इसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं? फर्स्ट कमेंट बॉक्स में आंसर दो। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल्स। अब हम देखेंगे किसमें कितनी सेल होती हैं और सेल के बेस पे उसका क्या नाम दिया गया। ठीक है, पहला दिया गया यूनिसेलुलर सेल। कौन सा सेल? यूनिसेलुलर सेल। कौन सा सेल? यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जंतु या जीव। और दूसरा दिए मल्टी सेलुलर। दूसरा क्या दिए? मल्टी सेलुलर, यानी कि बहु कोशिकीय जीव या आप जंतु बोल सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है सीधा सीधा कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स, यूनि मतलब होता है सिंगल, यूनि सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का मतलब, यूनि का मतलब होता है सिंगल, ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है मेड अप ऑफ सिंगल सेल। तो यूनिसेलुलर का मतलब होता है एक कोशिकीय जीव या प्राणी। सर नहीं समझ में आया भाई साहब? ये आप देख रहे हैं बैक्टीरिया, ये आप देख रहे हैं अमीबा, ये आप देख रहे हैं पैरामीशियम, ये सिंगल सेल के मिलकर बने हुए हैं। कितना सेल के? एक सेल के। कितना सेल? एक सेल, एक कोशिका से मिलकर बने हुए हैं। कितने से? कितने कोशिका से? सिर्फ एक कोशिका से मिलकर बने हुए हैं, इसलिए इनको बोला जाता है यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय जीव। और मल्टी सेलुलर का मतलब होता है, मल्टी मतलब होता है मैनी, मल्टी मतलब मैनी यानी कई, यानी बहुत। समझ गए? बहुत कोशिकाओं से मिलकर जो बना होता है उसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जैसे प्लांट, जैसे प्लांट, आप पेड़ पौधे देखते हैं, ये सारे मल्टी सेलुलर हैं, बहुकोशिकीय प्राणी हैं। एनिमल, हम तुम, सर हम एनिमल है क्या? बिल्कुल हम एनिमल हैं, समझदार एनिमल है। एक साइंटिस्ट ने हमको बताया था हम लोग समझदार एनिमल, लेकिन एनिमल है। तो ये एनिमल, ये क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। प्लांट्स भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, ईस्ट, यूग्लिना, ये सारे कैसे हैं? यूनिसेलुलर जीव हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, चलिए डिफरेंट शेप ऑफ सेल। सेल की, अरे क्या बोलते हैं, सेल का जो शेप है वो कैसे कैसा हो सकता है? तो आप देख रहे हैं यहाँ पे स्मूथ मसल सेल्स, जो हमारे बॉडी में जो मसल्स है ना, ये मसल्स, इस मसल का जो सेल है ना वो कैसा है? स्पिंडल शेप है। स्पिंडल का मतलब होता है कि बीच में मोटा, किनारों पे पतला। कॉनकेव लेंस देखें, कॉनकेव लेंस देखें, लेंस देखें, लेंस की तरह होता है, बीच में मोटा होता है और किनारों पे पतला होता है। इसको क्या बोलते हैं? स्मूथ मसल सेल, यानी कि स्पिंडल सेल। दूसरा होता है हमारा जो शेप उसका, वो होता है आरबीसी का। ये क्या दिख रहा है आपको? आरबीसी, रेड ब्लड सेल। कौन सा सेल? रेड ब्लड सेल, लाल रुधिर कणिका। ये कैसा होता है सर? ये बाइकॉनकेव होता है। बाइकॉनकेव का मतलब ये ऐसे मुड़ा रहेगा। और एनपेली में देखे हैं ऐसा, गलत बन गया थोड़ा, एक बार इरेज करके देखते हैं। एनपेली में देखते हैं, जी लाल चाहे रहा ना जाए, ऐसा, यानी कि ऐसे रहेगा और ऐसे रहेगा। समझ गया? इधर से भी धसा हुआ, इधर से भी धसा हुआ, बीच में उठा हुआ। देख रहे हैं? ये धसा हुआ, अंदर धसा हुआ है और यहाँ पे उठा हुआ है। इसको बोलते हैं बाइकॉनकेव। ये आ गया क्या? ओवम। ये फीमेल सेक्स सेल है, ओवम। अंडू बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, ये ओवम है। ठीक है, इसको एग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एग। इसी एग से ह्यूमन का क्या होता है? जनन होता है। भाई साहब ये न्यूरॉन है। ये क्या है? न्यूरॉन। हमारे माथे से लेकर पूरे रीढ़ की हड्डी होते हुए, बैकबोन से होते हुए, जो भी रिफ्लेक्स एक्शन की क्रिया होती है वो सारा कौन पहुंचाता है? ये। इसी का नाम क्या है? न्यूरॉन। ये सबसे लॉन्ग होता है और ये ब्रांच होती है, इसमें बहुत सारे ब्रांच होते हैं। देख रहे हैं? ये बहुत सारे इसमें ब्रांच होते हैं और ये ब्रांच मैसेज कन्वे करने का काम करती है।
ये जो ब्रांच है ना इसको सिनेप्स बोलते हैं। बहुत सारी चीजें इसमें आती हैं। तो ये सब क्या करने का काम करते हैं, मैसेज कन्वे करने का काम करते हैं। इसका नाम क्या है, न्यूरॉन्स। एक बात और, हमारे बॉडी की सबसे लंबी सेल यही है, समझ गया, लंबी। भाई इसको तो देख के आपको याद आ रहा होगा, ये क्या है, स्पर्म। क्या ये स्पर्म है, ठीक है। ये भी क्या है, बहुत ही छोटा है लेकिन है सेल, ये फैट सेल, ठीक है। ये शेप ऑफ सेल है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक चीज और मैं बता दूं कि सबसे छोटा सेल स्पर्म पाया जाता है मानव में, और सबसे बड़ा ओवम। लेकिन सबसे दुनिया की सबसे छोटी सेल पाई जाती है माइकोप्लाज्मा। क्या पाई जाती है, माइकोप्लाज्मा पाई जाती है। और दुनिया की सबसे बड़ी सेल शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच एग पाया जाता है। देख लीजिए आपके सामने है। लार्जेस्ट लिविंग सेल, दुनिया का सबसे बड़ा लिविंग सेल है क्या, ऑस्ट्रिच एग, सबसे बड़ा होता है ये। और सबसे छोटा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल माइकोप्लाज्मा। प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गन्स, इसके कारण क्या होती है, निमोनिया बीमारी होती है। निमोनिया में इसको देखा गया। सबसे दुनिया की सबसे छोटी सेल है ये, और दुनिया की सबसे बड़ी सेल ऑस्ट्रिच का अंडा। अब हम मेन पार्ट पे आ गए। सभी का कॉन्सेंट्रेशन बोर्ड पे होना चाहिए और मेरे पे होना चाहिए, इधर उधर मुड़ने का नहीं। चलिए, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ सेल। सेल कैसे बनता है भाई, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, अभी देखे ना, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन ऑफ लाइफ, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर होता कैसा है सेल का। तो ये जो सेल देख रहे हैं आप, एक्चुअली प्लांट सेल है। कौन सा सेल है, प्लांट सेल है, मतलब पादप कोशिका है। पादप मतलब पादप नहीं यार, पेड़ पौधा, पादप कोशिका, ठीक है, पादप कोशिका है। अब ये पादप प्लांट की जो कोशिका, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, इसमें क्या क्या पाया जाता है। तो सबसे पहले आप क्या देख रहे हैं, सेल वॉल। सबसे पहले क्या देख रहे हैं, सेल वॉल। इसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाद साइटोप्लाज्म, इसके बाद साइटोप्लाज्म, इसके बाद न्यूक्लियस, उसके बाद सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। एक एक करके सब देखेंगे, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनल्स। अब सेल ऑर्गेनल्स में ना बहुत सारी चीजें देखेंगे, ये भी दिखेगा, ये भी दिखेगा, पेन का कलर चेंज कर लें, ये भी दिखेगा, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। ये सारे क्या हैं, सेल ऑर्गेनल्स हैं, सेल के अंदर कार्य करने वाले ऑर्गेनल्स, ठीक है। चलिए जी, सेल वॉल देखते हैं सबसे पहले कि सेल वॉल क्या होता है। व्हाट इज सेल वॉल, रिजिड आउटर कवरिंग आउटसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट सेल। कोई भी प्लांट सेल है तो उस प्लांट सेल की सबसे बाहरी जो परत होती है, सबसे बाहरी परत, उसको बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। उसके जस्ट अंदर जाएंगे, जो बाहर का दिख रहा है, ये सबसे बाहर वाला, ये बाहर वाला, ये पूरा इतना मोटा जो दिख रहा है, ये पूरा क्या है, ये पूरा है सेल वॉल, सेल वॉल है, समझ गए। इसके जस्ट अंदर जाएगा तो पतली से हरी हरी आपको लेयर दिख रही होगी, इसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी कि इसको सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली बोल सकते हैं। इसके बाद आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का मतलब कि सर अंदर जो इसमें भरा रहता है ना, जेली टाइप, जो इसको स्पंज बनाता है, उसको बोलते हैं क्या, साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, फ्लूइड कंटेंट इनसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो भी फूड कंटेंट होगा, फ्लूइड कंटेंट होगा, जो गीला होगा, द्रव की तरह होगा, जेली की तरह होगा, लिक्विड की तरह होगा, उसको क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म बोलेंगे। ठीक है सर, ये आपको बड़ा सा दिख रहा है, ये है न्यूक्लियस। क्या है ये, न्यूक्लियस। इसका खोज किसने किया था, फट से कमेंट बॉक्स में बताओ। न्यूक्लियस कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ही हमारे सेल का। अगर ये निकाल दो तो ये बेचारा पागल हो जाएगा, कुछ है ही नहीं इसके पास। कौन इसको मैसेज देगा क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जितने कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, जितने ऑर्डर देने वाली चीजें होती हैं, सब कौन देता है, इसको ऑर्डर न्यूक्लियस देता है। ठीक है, न्यूक्लियस का डिस्कवरी कौन किया, मुझे कमेंट बॉक्स में फट से बताओ। सेल ऑर्गेनल्स परफॉर्म्स
स्पेसिफिक फंक्शंस। अब इसके अंदर जितने सेल ऑर्गन्स आपको दिख रहे हैं इसके अलग अलग कार्य हैं और एक एक चीज को डिटेल्स में देखने वाले हैं इस ब्रह्मास्त्र सीरीज में। लास्ट तक बने रहना। कोई भी कंफ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में फट से बताओ, मैं तुम्हारे कंफ्यूजन को दूर कर दूंगा। चलिए जी, सेल वॉल। सेल वॉल, सेल वॉल क्या होती है? प्रेजेंट इन प्लांट्स। पहले बता दिए थे ना कि सेल वॉल कहां पाई जाती है? प्लांट्स में पाई जाती हैं। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में पाई जाती हैं। फंगी, कवक में पाई जाती हैं। समझ गए? कुल मिला के सेल वॉल कहां पाई जाती हैं? तो प्लांट्स और प्लांट्स रिलेटेड जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें पाई जाती हैं, लेकिन ये एनिमल से प्रेजेंट नहीं होता है। सर ये किसका काम क्या है? इसका काम क्या है? वर्क क्या है? रिजिड, ये बहुत ही मजबूत है। क्या है? बहुत ही मजबूत है। नॉन फ्लेक्सिबल, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। आउटर मोस्ट कवरिंग, प्लांट की सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है। ये करता क्या है? ये रिजिड है, यानी कि उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर देता है। आप गए धड़ से लड़ गए, उसको कुछ होगा नहीं। समझ गए? क्योंकि प्लांट जितने होते हैं ना वो एक ही जगह पे स्थिर खड़े रहते हैं, तो कोई कुछ गया टकरा गया उसको चोट लग गई। इसीलिए बाय नेचर उसके जो बाहर आउटर कवरिंग है ना काफी रिजिड और हार्ड होती है, उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने के लिए। क्या प्रोवाइड कराने के लिए? मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने के लिए कि कोई भी जाए कुछ कर ना दे। हम ही खड़े, कुछ आएगा टकरा जाए कट जाएगा, लेकिन प्लांट का कटता नहीं है क्योंकि उसके बाहर आउटर कवरिंग में क्या है? सेल वॉल है। और ये कैसा होता है? नॉन लिविंग होता है। सेल वॉल कैसा होता है? नॉन लिविंग होता है। फॉर्म्स आउटर कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन उसके सबसे ऊपर वही पाया जाता है, उसको कवर कर रखता है। अगर वो नहीं होता तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाता है। प्रोवाइड सेफ स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ टू द प्लांट सेल। तो जो प्लांट सेल है ना उसको क्या देता है? स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देता है। वैसे खड़ा है वैसे झुक नहीं जाएगा, झुक कोई टकरा गया टूट नहीं जाएगा, इसलिए इसको क्या देता है? स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देता है। समझ गए? प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। कोई पूछ दे, एक लाइन में बताना है कि सर जो सेल वॉल है ये क्या देता है, तो बोल देना कि कोई भी प्लांट हो उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है। काम खत्म। समझे कि नहीं समझे? क्या देता है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है। सेल वॉल इज मेड ऑफ सेलुलोज। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज किससे बना होता है? सेलुलोज से बना होता है। समझ गए? और सेलुलोज किसका किसका होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्लांट्स के अंदर। ये अंदर की चीजें हैं। समझ गए? तो ये है सेल वॉल। क्लियर है यहां तक? चलिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम पहले देख लिए सेल वॉल, अब हम क्या देखने वाले? प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन। इसको सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली क्या बोलते हैं इसको? कोशिका झिल्ली बोलते हैं। चलिए जी, जो सेल मेम्ब्रेन है ना ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स में पाए जाते हैं। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, लेकिन सेल वॉल सिर्फ प्लांट में। डिफरेंस देख लेंगे एक बार। और ये जो मेम्ब्रेन है किसका बना होता है? लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। लिपिड और प्रोटीन। प्रोटीन का मतलब प्रोटीन जानते हो, लिपिड का मतलब होता है फैट। लिपिड का मतलब क्या होता है? फैट होती है। और प्रोटीन का मतलब जानते हैं क्या होता है? देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर अभी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं पहले। आउटर मोस्ट लिविंग कवरिंग ऑफ सेल। तो हमारी जो प्लांट को छोड़कर जितने एनिमल्स हैं उसकी सबसे आउटर कवरिंग होती है कौन सा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल। ये कैसा होता है? फ्लेक्सिबल होता है। इसको ऐसे दबा सकते हैं, ये दिख रहा है ना, इसको ऐसे दबा सकते हैं, इसको फैला सकते हैं, दबा सकते हैं, फैला सकते हैं। तो कैसा ये? फ्लेक्सिबल है। लेकिन कैसा है? लिविंग है, जीवित है। समझ गए? मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स बाई लेयर। इसमें दो लेयर बनी होती हैं, एक ये वाली लेयर, एक ये वाली लेयर और एक ये वाली लेयर। तो ये कितनी लेयर? इसमें दो लेयर हैं। एक में क्या पाई जाती है? तो लिपिड पाई जाती है, दूसरे में प्रोटीन पाई जाती हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। भाई साहब ये सिलेक्टिवली है, ये सिलेक्ट करता कि कौन आएगा कौन जाएगा। ये हमारे कोशिका का वॉचमैन है। क्या है? कोशिका का वॉचमैन। आपके पास कोई कार्ड है, आप दिखाइए, सेल के अंदर चले जाइए, नहीं तो निकलिए,
जाने नहीं देगा, इसलिए क्या बोलते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, और पारगम्य झिल्ली बोलते हैं इसको, बिकॉज इट अलाउज एंट्री एंड एग्जिट, आना और जाने को ये अलाउ करता है। आपको आना है तो आइए, जाना है तो जाइए, लेकिन सारे लोग नहीं आ जा सकते हैं, कुछ खास लोग आ जा सकते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं सिलेक्टिवली मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है कुल मिला के, ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक मटेरियल्स थ्रू इट, कुछ चीजें कुछ मटेरियल इसके अंदर आएंगी, कुछ इसके अंदर से जाएंगे। मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ इट टू टाइप्स, अगर ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें कोई चीज आएगी कोई चीज जाएगी, तो कितने तरह से हो सकती हैं, ये दो तरह से हो सकती हैं। कितने तरह से, दो तरह से हो सकती हैं। देखिए ये फास्फोलिपिड्स का बाइलेयर है, ये ऊपर लेयर और दूसरी लेयर, समझ गए। तो कैसे आएंगे कैसे जाएंगे, तो अगर मेम्ब्रेन में जाना है, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन से अंदर जाना है, मेम्ब्रेन से बाहर आना है, तो दो तरह से होती हैं, एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पहला देखते हैं कौन सा, पैसिव ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। सीधा सीधा समझो, सीधा सा समझो कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से कहां जाना है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन, हायर से हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ फ्लो करना है, हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ फ्लो करना है, इसको क्या बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। नो एनर्जी रिक्वायर्ड, भाई इधर बहुत ज्यादा हवाएं हैं, इधर बहुत कम हवाएं हैं, तो हवा को ज्यादा से कम हवा की तरफ भेजने के लिए कोई एनर्जी लगेगी नहीं, ऑटोमेटिक वो चला जाएगा, इसलिए इसमें कोई एनर्जी की आवश्यकता नहीं है। इसको पता है क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। इट इज कंपैरेटिवली लो स्लो प्रोसेस, ये बहुत स्लो प्रोसेस, धीरे धीरे आएगा जाएगा आएगा जाएगा आएगा जाएगा। नो अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, तापमान से इसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ऑटोमेटिक काम करेगा ये। स्मॉल मॉलिक्यूल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स सो पैसिव ट्रांसपोर्ट, तो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये सब क्या दिखाते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट दिखाते हैं। टाइप्स ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, हम अभी क्या दिखाते हैं डिफ्यूजन, ये ऑस्मोसिस भी कहलाता है। ऑस्मोसिस क्या कहलाता है अभी थोड़ी देर में बताएंगे नेक्स्ट पीपीटी में, ठीक है। ऑस्मोसिस क्या होता है नेक्स्ट पीपीटी में बताएंगे, लेकिन डिफ्यूजन जो है आप पढ़ चुके हैं मेरे पिछले लेक्चर्स में कि हम सांस लेते हैं तो सारा ऑक्सीजन कहां जाता है एल्वियोलाई में, और फिर एल्वियोलाई से कहां चला जाता है बताओ, ब्लड वेजल्स में, ठीक है। तो जहां एल्वियोलाई में ज्यादा ऑक्सीजन होती है वहां पे हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है, ऑटोमेटिक वो फ्लो कर जाए कहां पे, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। भाई साहब आप कहां जा रहे हैं, खाली स्थान से भीड़ में घुस रहे हैं, मेला लगी थी आप अरे भाई क्या हुआ, हम भी देखेंगे क्या क्या हुआ ऐसे देख रहे हैं, ठीक है। अब भीड़ लगी हुई, भीड़ में आप घुस रहे हैं, यहाँ पे आप लोअर कॉन्सेंट्रेशन था और हाई, अब भीड़ में जब घुसेंगे एनर्जी लगेगी नहीं, सबको हमें देखें एनर्जी लगती है नहीं लगती है, बिल्कुल लगती है। तो लोअर कॉन्सेंट्रेशन से जब हायर कॉन्सेंट्रेशन में कोई जाता है ना तो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, समझ गए। तो यहाँ पे एनर्जी लगेगी, एनर्जी इज रिक्वायर्ड विच इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। किस रूप में लगेगी एनर्जी सर, एटीपी के रूप में लगेगी। ये एनर्जी कॉइन है, ये क्या है एनर्जी कॉइन है। समझ गए, ऊर्जा का सिक्का है ये, इसको बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको हम देखेंगे किसमें, जब हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। क्या पढ़ने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे, तब इसको देखेंगे कि एटीपी होता क्या है। इट इज अ रैपिड प्रोसेस, भाई जहां एनर्जी लगेगी वो काम तेज होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल तेज होगा। अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, ये तापमान से परिवर्तित होते हैं। तापमान अगर ज्यादा बढ़ गया तो इसका रिएक्शन अलग होगा, तापमान कम हो तो रिएक्शन अलग होगा, यानी कि इसके ऊपर तापमान का प्रभाव होता है। लार्ज मॉलिक्यूल्स शो एक्टिव ट्रांसपोर्ट्स, इसमें बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। ये प्रोसेस हम देखने वाले हैं, समझ गए। एग्जाम्पल में क्या है एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस।
व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन? चलिए कुछ क्वेश्चन का आंसर दे दिए मुझे। व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन? जो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं? कमेंट बॉक्स में आंसर दो फट से, अगर तुम पढ़े हो तो। दूसरा, गिव टू एग्जांपल ऑफ पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कम से कम दो एग्जांपल दीजिए, किसके? एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट के। अभी पढ़ के आए, अभी कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करेंगे हम तुम्हारे। चलिए जी, अब हम पढ़ने वाले क्या? डिफ्यूजन। जरा मुस्कुराइए साहब, हम कहाँ गए? डिफ्यूजन पे आ गए, मतलब विसरण पे आ गए। विसरण। अरे भाई हिंदी देख लेना तुम लोग, हिंदी नहीं लिख पाता हूं मैं। समझ गया मैं कौन सा विसरण लिखना है। विसरण। अब इसमें क्या होने वाला है? इमेज देखिए, इमेज देखिए। ये भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये क्या दिख रहा है आपको? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। हमारे किसी एनिमल सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये बाहर आउटसाइड में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन है। ये क्या है? ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं। और ये इतना ही दिखा नहीं, ये बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में, हाई कॉन्सेंट्रेशन में है, और अंदर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स नहीं है, यानी कि यहाँ पे लोअर कॉन्सेंट्रेशन है। तो ये हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। कौन? ऑक्सीजन। और इसी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जब मूव करेगा, इसी को बोलते हैं क्या? डिफ्यूजन, यानी कि विसरण बोलते हैं। समझ गए? इधर देखिए, यहां पे हायर कॉन्सेंट्रेशन है सेल के अंदर, ठीक है, और यहां पे लोअर कॉन्सेंट्रेशन है। यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रहे हैं। समझ गए? ये भी क्या कहलाएगा? डिफ्यूजन कहलाएगा। डिफ्यूजन का मतलब होता है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ एनर्जी का फ्लो। बोलो हाँ या ना? समझ में आया तो बोलो हाँ या ना। चलिए जी, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। कोई भी सॉलिड, कोई भी लिक्विड, कोई भी गैस फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। हायर कॉन्सेंट्रेशन लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ चलना क्या कहलाता है? डिफ्यूजन कहलाता है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन मूव अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय डिफ्यूजन। तो यहाँ पे देख रहे हैं ऑक्सीजन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आ रहा है, यहाँ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है। चलिए जी, वाटर मॉलिक्यूल्स हैज टू मूव विद इन सेल फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू डिफ्यूजन। ये सेल, इसको सेल भी बोल सकते हैं आप ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल सकते हैं। या आप बादाम खाते हैं? बादाम, हाँ हाँ, कच्चा बादाम, बादाम। या आप चना खाते हैं? चना खाते हैं? हाँ सर, चना तो खाते हैं। चना गोला खाते हैं जी। चना खाया करो, प्रोटीन पाई जाती है बहुत ज्यादा मात्रा में, जिससे लंबाई उम्बाई तुम्हारी बढ़ सकती है। ठीक है, तो रात में क्या किए तुम? चना था, ये इसमें तुम भिगो दिए चना, चना या बादाम डाल दिए। जब सुबह देखोगे ना, तो ये चना कैसा हो जाएगा? चना बड़ा बड़ा हो जाता है। चना क्या हो गया? बड़ा बड़ा हो गया। बादाम क्या हो गया? बड़ा बड़ा हो गया, फूल गया। कैसे? उसमें पानी एंटर कर गया। क्या एंटर कर गया? पानी। जब पानी इसमें एंटर करेगा ना, तो ये यहां से जब ऐसे होगा, इसी प्रोसेस क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। समझ गए? तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स, ये आप लोग देख लीजिएगा, कुछ खास नहीं है इसमें। अब हम देखेंगे दूसरा प्रोसेस, ऑस्मोसिस। पहला क्या कहते हैं हम? डिफ्यूजन। दूसरा क्या है? ऑस्मोसिस है। स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट और वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है सर, ठीक है। हम क्या देखेंगे? सॉल्वेंट या वाटर मॉलिक्यूल्स। ये हमारा क्या है? सेल मेम्ब्रेन, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। कोशिका झिल्ली है ये, मैं बार बार लिख रहा हूं हिंदी वालों, कोशिका झिल्ली। ठीक है। अब इस कोशिका झिल्ली में अंदर से क्या आ रही है? क्या आ रही है? पानी आएंगी, या कोई सॉल्यूशन आएगा, या कोई सॉल्वेंट आएगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। पानी वाली भी जो बताते हम चना वगैरह की।
ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का ये स्पेशल केस है ओनली विद इन टू कंडीशंस। पहला, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट और वाटर। दूसरा, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज इन्वॉल्व्ड। इसमें क्या हो सकती है कि जो सॉल्वेंट है वो एंटर कर जाए, या तो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है वो इसको इन्वॉल्व कर ले। समझ गए? इसलिए इस प्रोसेस क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। एग्जांपल, यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। तो जो एक कोशिकीय प्राणी होता है ना, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ईस्ट, ये सब इसी प्रोसेस से क्या लेते हैं? वाटर लेते हैं। क्या लेते हैं? वाटर लेते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं। अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट। तो पेड़ की जो तने होती है ना, मिट्टी के अंदर गई रहती है, बारिश आ गया, पानी चला गया नीचे, अब वो सारे रूट से जो जाइलम है उसको खींच खींच कर क्या करेगा? उस पानी को रूट तक पहुंचाएगा। कौन? जाइलम। समझ गया? जाइलम इस काम को करता है। कुछ टॉपिक है जो काफी खतरनाक है, जैसे हाइपर, हाइपो, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हम कुछ सॉल्यूशन को देखेंगे। ये हमारा क्या है? एक सॉल्यूशन था, इस सॉल्यूशन में हम क्या मिला दिए? सॉल्वेंट मिला दिए, और ये सॉल्यूट है। सॉल्वेंट का मतलब वाटर, सॉल्यूट का मतलब सर वाटर हो गया। क्या हो गया? वाटर हो गया। इसमें हम कुछ मिला दिए, जैसे चीनी मिला दिए। क्या मिला दिए? चीनी मिला दिए। ठीक है। अगर 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 हाइपरटोनिक सॉल्यूशन रहा तो जो सॉल्यूट है ना वो ज्यादा मात्रा में होगा। सॉल्यूट ज्यादा मात्रा में, मतलब कहने का है कि हम पानी ले लिए, जल ले लिए, अब इस जल में हम क्या मिला दें? चीनी मिला दें। और चीनी कैसा हो? सर बहुत ज्यादा मात्रा में हो, तो काफी मीठा लगेगा। कैसा लगेगा? मीठा लगेगा। ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। सॉल्यूट का ज्यादा होना, सॉल्यूट का ज्यादा होना क्या कहलाता है? सॉल्यूट का ज्यादा होना हाइपरटोनिक कहलाता है। हाइपर हो गया, हाइपर। समझ गए? हाइपोटोनिक, ये हाइपरटोनिक है, ये हाइपोटोनिक है, स्पेलिंग देख के। ठीक है। अब इसमें क्या, कुछ जो सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, थोड़ा सा कम मीठा कहलाएगा। समझ गए? सर आप शरबत पिलाए, मीठा नहीं है, कैसा था? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन था वो। एक होता है आइसोटोनिक। आइसो मतलब होता है समान, मतलब बराबर मात्रा में। सॉल्वेंट और सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की मात्रा क्या होंगी? एक समान होंगी। समझ गए? सॉल्यूट वर्सेस सॉल्वेंट दोनों क्या होंगे? बराबर मात्रा में होंगे, तो मीठा ज्यादा लगेगा नहीं। इतनी बात समझ में आई? चलिए जी देख लीजिए। तो इसके कुछ बेस्ट एग्जांपल है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, मोर सॉल्यूट आउटसाइड, बहुत ज्यादा सॉल्यूशन है, सॉल्यूट है आउटसाइड में, लेस वाटर आउटसाइड। अब बाहर वाटर की मात्रा बहुत ही कम है, पानी की मात्रा बहुत ही कम है। वाटर मूव्स इनसाइड टू आउटसाइड, तो वाटर जो ना इनसाइड से बाहर चला जाएगा, आउटसाइड में चला जाएगा। अंदर से कहाँ चला जाएगा? बाहर चला जाएगा। और जैसे कोई चीज बाहर निकलती है वो श्रिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिकुड़ के छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिकुड़ के छोटा हो जाएगा। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, इक्वल सॉल्यूशन एंड आउट, बाहर जो सॉल्यूट है और जो सॉल्वेंट है वो कैसी मात्रा में रहेंगे? इक्वल अमाउंट में रहेंगे। इक्वल वाटर एंड, बाहर सॉल्यूट ज्यादा रहेगा, पानी भी ज्यादा रहेगा। नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर, पानी की कोई इधर उधर की मूवमेंट नहीं होगी। देखिए पानी ना तो बाहर जाएगा ना ही पानी अंदर आएगा, क्योंकि बराबर मात्रा में सारी चीजें हैं। रिमेन सेम, ये ना तो सिकुड़ेगा ना ये मोटा होगा। लेकिन जो हाइपोटोनिक है, लेस सॉल्यूट आउटसाइड, जो सॉल्यूट आउटसाइड का बहुत कम होंगे, बहुत कम हो। मोर वाटर आउटसाइड, तो पानी बाहर ज्यादा होंगी, पानी बाहर ज्यादा होगी। अब पानी बाहर ज्यादा है तो वाटर मूव्स आउटसाइड टू इनसाइड, तो हमेशा पानी अंदर से बाहर से अंदर आएगी, बाहर से अंदर आएगी। अब बाहर से जब अंदर आएंगी तो ये क्या हो जाएगा? फैल के स्वेल कर जाएगा, मोटा हो जाएगा, फूल जाएगा। फूल जाएगा तो उसकी साइज क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। समझ गए? इसकी शॉर्ट लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है ये। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में हम डिफरेंस देख लेते हैं। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में डिफरेंस। डिफ्यूजन देखते हैं, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर रीजन हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। डिफ्यूजन क्या है? हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ एनर्जी फ्लो कराना है। ये भी सेम है, लेकिन किस में होगा? सॉल्वेंट और वाटर में होगा। स्पेशल केस है, प्रोसेस सेम है, हायर से लोअर जाने की ही प्रोसेस है, लेकिन ये स्पेशल रीजन में होगा, स्पेशल केस है।
अकर्स इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये कहाँ होगा? ओनली लिक्विड में होगा। कहाँ होगा? लिक्विड में होगा। नो मेम्ब्रेन इज नीडेड। इस डिफ्यूजन के लिए कोई भी मेम्ब्रेन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन नीड्स सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसको अर्ध पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होगी, छलनी की आवश्यकता होगी। इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। हवाओं का बहना, हम गैस छोड़ दिए, इधर का फैल गया, ये सब क्या है? एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन इट कंट्रोल्स बाई किसके द्वारा? रिवर्स के द्वारा। ये हम कंट्रोल कर सकते हैं, वाइस वर्सा है। चलिए क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हाउ डू गैस मूव अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, हाउ डज वाटर मॉलिक्यूल्स मूव्स अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन? फट से इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दो, देखता हूं कितने भी रहे। चलिए जी, तो हम पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ लिए थे, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कौन सा ट्रांसपोर्ट? एक्टिव, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें पढ़ेंगे इंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। आप देख रहे होंगे कि इंडोसाइटोसिस का मतलब होता है इन, इंडोसाइटोसिस में अंदर की तरफ आएगी, और एक्सो मतलब होता है आउट। एक्सो मींस आउट होता है, मतलब बाहर की तरफ जाना। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। द सेल engulf in food and other substances from its external environment called endocytosis। कोई भी फूड अगर बाहर से अंदर ली जा रही है तो उसको क्या बोलेंगे? इंडोसाइटोसिस बोलेंगे। द सेल एक्सपेल्स वेस्ट मटेरियल और इनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स टू एक्सटर्नल एनवायरमेंट कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। अगर कोई भी क्या बोलते हैं ऑर्गेनिज्म है, अगर वो उसके अंदर से निकल रही है बाहर कोई भी वेस्ट मटेरियल, तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं। ये सब किसमें होता है? अमीबा में। देख लीजिए अमीबा में, देखिए अमीबा था, ये अमीबा किसी चीज को ले रहा है खाने के लिए, लेते लेते कहाँ लेके चला गया? अंदर लेके चला गया। इसको बोलेंगे क्या? इंडोसाइटोसिस। और यहाँ से डिफ्यूजन हुआ, बाहर हुआ, ये देखिए बाहर निकल गया, इसको बोलेंगे एक्सोसाइटोसिस। क्लियर? समझे तो बोलो हाँ या ना। चलिए जी, प्रोटोप्लाज्म। हम किसके किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? प्रोटोप्लाज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। लिविंग कंटेंट्स ऑफ सेल। प्रोटोप्लाज्म किसमें होती है? प्रोटोप्लाज्म किसके पास होता है? लिविंग ऑर्गेन्स के पास होता है। डज नॉट इंक्लूड सेल वॉल, जिसमें सेल वॉल नहीं होते हैं। ठीक है, ये आ गया टॉपिक प्लाज्मोलाइसिस। क्या गया? प्लाज्मोलाइसिस। इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन protoplasm of living plants cell shrink away from the cell wall, this called plasmolysis। भाई साहब, अगर किसी भी सेल में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, वो क्या हो जाएगा? श्रिंक कर जाएगा। श्रिंक करके क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। इसी प्रोसेस क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलाइसिस। यह में से किसमें होगा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। सेल लॉसेस वाटर, जो कोशिकाएं ना वो पानी खो देती हैं, और सेल क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। सेल क्या हो जाएगा? श्रिंक होकर छोटा। देखिए पानी बाहर निकल गया, ये छोटा हो गया, सिकुड़ गया। ये वही चीज दिखाया गया। अब हम पढ़ेंगे क्या? न्यूक्लियस। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। न्यूक्लियस मतलब केंद्रक। क्या बोलते हैं इसको? केंद्रक बोलते हैं। ठीक है, चलिए जी, इस न्यूक्लियस का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन। किसने किया था? ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी। ठीक है, होता क्या ये? कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल हमारे कोशिका का कंट्रोल सेंटर होता है। अगर ये ना हो, अगर ये ना हो तो हमारी कोशिका अनकंट्रोल्ड हो जाएगी। डबल मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर एनवेलप। जो न्यूक्लियस देख रहे हो ना, न्यूक्लियस, ये डबल मेम्ब्रेन से, देखिए अंदर का एक है, एक बाहर का, एक अंदर का एक बाहर। इसके ऊपर मेम्ब्रेन कैसा है? डबल मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स। इसके बीच में छिद्र है। देखिए यहाँ पे छिद्र है, यहाँ पे छिद्र, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इसमें छिद्र दिख रहे हैं। छिद्र मतलब होल, छिद्र, जिससे कोई भी मेटेरियल अंदर आ सकता है, अंदर जा सकता है।
अलाउज मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इनसाइड टू साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म से इसमें कोई भी चीजें आ सकती हैं, ये अलाउ करता है। कंटेन जेनेटिक मटेरियल्स, डीएनए, इसमें क्या पाई जाती हैं, डीएनए पाई जाती है, जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। देखिए भाई साहब, इसमें ये डीएनए है और ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है और ये डीएनए है। इसके अंदर खुद का डीएनए होता है और राइबोसोम होता है, ठीक है। डीएनए क्या होता है आप देखेंगे, व्हाट इज डीएनए। तो डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है ये, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। देखिए ये दिख रहा है अंदर आपको, ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, समझ गया कैसा होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, किसमें प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में। कंटेंट इंफॉर्मेशन अबाउट आवर कैरेक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस, इसके अंदर जो डीएनए पाई जाती है उसमें हमारे गुणसूत्र पता चलते हैं, हमारी खूबियां पता चलती हैं, हमारे कैरेक्टर पता चलते हैं। हम कैसे होंगे, हमको देखकर मेरे पापा का एहसास कर लोगे, मेरे पापा को देखकर कहोगे अरे इन्हीं का बेटा ही है। तो हमारी शक्लें पापा से मिलती हैं, कुछ चीजें मम्मी से मिलती हैं, कुछ मामा से मिलता है। तो हमारे अंदर जो कुछ गुण आती है ना, वो पीछे वाले जो पेरेंट थे लोग, उनकी कुछ गुण हमारे में आती हैं, क्योंकि उनका डीएनए मेरे डीएनए से कुछ ना कुछ मैच करेगा। इनहेरिट्स गेव जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर। तो ये हमारे पुराने जनरेशन से हमारे आने वाले जनरेशन में ये सारे मैसेज जाती हैं और इससे हम पता कर सकते हैं सारी चीजें। जीन, जीन इज द स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कंटेन्स द कोड ऑफ पार्टिकुलर कैरेक्टर। तो जो जीन है ना, वो जैसे हमारे में जो गुण है, हमारे पापा में गुण कुछ ना कुछ होगा, यानी कि जो मेरे पापा में गुण था उनके कुछ ना कुछ गुण मेरे में होंगे। किसके द्वारा, जीन के द्वारा। जैसे आंख कलर, स्किन कलर, शेप ऑफ नोज, हेयर टाइप्स। हमारे बाल झड़ गए मतलब मेरे पापा के बाल झड़े होंगे, मेरे नाक जैसा भी हो मेरे पापा की तरह होगा। आंखें जो है ना भूरी हैं, ब्राउन हैं, काली हैं, नीली हैं, लाल हैं। तो ये किस कौन बताता है, ये जीन बताता है कि हमारे पूर्वजों में ये चीजें हैं, ठीक है। अभी देख रहे हैं ये डीएनए का हेलिकल स्ट्रक्चर है। डीएनए कैसा कैसा उसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो हेलिकल है। और कैसा हेलिकल, डबल हेलिकल। कैसा हेलिकल, मैं लिख देता हूं, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है इनका, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। इसके बारे में कौन बताता है कि डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में सबसे पहले कौन बताया, मुझे फट से बताओ। तो ये बताए थे वाटसन और क्रिक। कौन बताए थे, वाटसन और क्रिक बताए थे। कौन बताया था, वाटसन एंड क्रिक। क्या बताए थे कि जो हमारा डीएनए है ये कैसा है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। देखिए ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। आप इसमें कुछ चीजें पाई जाती हैं, देखिए ये आपको दिख रहा है, ये वाला ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड, इस बॉन्ड में कुछ चीजें पाई जाती हैं, कुछ चीजें पाई जाती हैं। चलिए यहां देख लीजिए, ये हमारे यहीं लिख देता हूं मैं। तो इसमें ग्रुप पाई जाती हैं ए टी जी सी। तो ऐसे करके इसमें कुछ जेनेटिक मटेरियल्स पाई जाती हैं और उस जेनेटिक मटेरियल को क्या बोलते हैं, ATGC। समझ गए। और सारे गुण इसी में होते हैं, क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम्स। अब देखिए कि जो क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन थ्रेड है, और क्रोमोसोम्स में क्या डिफरेंस है। तो ये देख रहे हैं, ये क्रोमेटिन थ्रेड है, एक्चुअली ये डीएनए ही है। ये क्या है, डीएनए है, लेकिन किस स्ट्रक्चर में है, तो क्रोमेटिन के स्ट्रक्चर में है। ऐसे धागे की तरह लपटा हुआ है। अब इसको जब ऐसे फैलाएंगे ना तो कुछ इस स्टेप में दिखेगा, कुछ इस स्ट्रक्चर में दिखेगा। देख रहे हैं यहाँ पे कुछ इमेजेस हैं, ये है क्रोमोसोम्स, ये क्रोमोसोम्स है। इसको ऐसे जब खोल के देखा गया तो ये ऐसा दिखा, फिर जब इसको खोल के दिखा गया तो ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में दिखा, ऐसे दिखाइए। इस डबल हेलिकल के बारे में कौन था, वाटसन और क्रिक ने बताया।
और ये आते आते कैसा हो जाएगा, इस स्ट्रक्चर में हो जाएगा, काफी डेंस है। और इसको जब खोलेंगे तो रस्सी नुमा जब होगा ये तो ऐसा दिखेगा। तो रस्सी नुमा है तो उसको बोलेंगे क्रोमेटिन, और ऐसे दिखेगा उसको बोलेंगे क्रोमोजोम्स। और क्रोमोजोम्स की संख्या कितनी होती है, 46, 46 नंबर होते हैं किसके, क्रोमोजोम्स के। चलिए जी, क्रोमेटिन्स स्कैटर्ड फ्रॉम डीएनए इन न्यूक्लियस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो ये न्यूक्लियस में डीएनए फैला रहता है धागे की तरह, इसको क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन। हाईली कंडेंस्ड एंड कॉइल्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। तो जी डीएनए ना यहाँ पे मिलते 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 इस ये काफी कंडेंस्ड डेंस एकदम रस्सी लपेट ना धागा बनाया जाता है, वैसे है ये, समझ गए। रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर, इसका शेप कैसा है, रॉड की तरह, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे सेल के टाइप्स। किसी टाइप देखेंगे सेल का, थोड़ा पानी पी लूं मैं। हम क्या देखने वाले हैं, सेल के टाइप्स, यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। प्रो मतलब पहले, प्रो मतलब सबसे पहले खोजी गई सेल, सबसे पहले खोजी गई सेल। अब कोई भी चीज सबसे पहले खोजी जाती है ना, उसे बहुत सारी चीजें नहीं मिलती हैं। जैसे मोबाइल बनाया गया छोटा पहला बटन वाली मोबाइल में, उसे बहुत सारे फंक्शंस नहीं थे। अब धीरे धीरे उसको डिस्कवरी करते 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 बहुत बड़ा स्मार्टफोन हो गया, अब उसमें सारी चीजें हम कर सकते हैं। जो प्रोकैरियोटिक है इसको पहले खोजा गया था, न्यूक्लियर रीजन इज नॉट वेल डिफाइंड। तो जो न्यूक्लियस था ना वो वेल डिफाइंड नहीं था, पता ही नहीं चला उसमें क्या पाई जाती हैं। इट्स नॉन एंड न्यूक्लियोइड, इसको क्या बोलते थे, न्यूक्लियोइड बोलते थे। डू नॉट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, भाई न्यूक्लियर तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाएगा, बिल्कुल नहीं पाया जाएगा। मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स अब्सेंट, राइबोसोम्स प्रेजेंट। तो इसमें सेल ऑर्गेनल्स क्या होते थे, दिखते ही नहीं थे, लेकिन जो राइबोसोम था ना वो प्रेजेंट था, राइबोसोम प्रेजेंट था। ओनली वन क्रोमोजोम्स, इसमें एक क्रोमोजोम्स पाई जाती थी। साइज इज जनरली स्मॉल, कितना, 1 से लेकर 10 माइक्रोमिलीमीटर तक था, ठीक है। फ्लैजिला, ये आप देख रहे हैं, ये फ्लैजिला है, ये बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया का जो पूंछ दिख रहा है ना इसको बोलते हैं फ्लैजिला। और ये इस पूंछ से ऐसे पूंछ से मार मार के ये चलती रहती है, क्या करती है, चलती रहती है। तो साइज इज जनरली स्मॉल, फ्लैजिला इज प्रेजेंट टू हेल्प इन द मूवमेंट। ये हमारा पहले क्या था, यूकैरियोटिक सेल था, इसमें फ्लैजिला होती थी जो इसको ऐसे मूव कराने के लिए काम करती थी। फ्लैजिला इज प्रेजेंट टू हेल्प इन मूवमेंट, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल, अब कुछ दिन बाद, कुछ सालों बाद हमारे सेल की अच्छे से डिस्कवरी कर ली गई, तो सारी चीजें पाई जाए। न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड, तो न्यूक्लियर की जो रीजन थी ना वो अच्छे से खोजा गया था। हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आज जो सारी चीज दिख गई तो होगी, उसमें क्या पाया गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया गया। मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट, राइबोसोम्स प्रेजेंट, इसमें राइबोसोम्स भी प्रेजेंट थे और सेल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट थे, क्योंकि अब ज्यादा दिन हो गया तो सारी चीज दिखने लगी है उसमें। मोर देन 1 क्रोमोसोम्स, एक से ज्यादा क्रोमोसोम्स पाए जाने लगे उसमें। साइज जनरली लार्ज, 5 से 100 माइक्रोमीटर तक पाई गई। इसमें कितने थे, 1 से 10, इसमें 5 से 100। नो फ्लैजिला, अभी फ्लैजिला का काम खत्म, अब हमारा वेल डेवलप हो गया कौन, सेल। जैसे प्लांट, एनिमल और फंगी, ये देखना सेल का स्ट्रक्चर ये ऐसा दिखने लगा, और उस टाइम कैसा दिखता था, ऐसा दिखता था। ये यूकैरियोटिक सेल है और ये प्रोकैरियोटिक सेल है और ये यूकैरियोटिक सेल है। चलिए अब मुझे कुछ क्वेश्चन का आंसर दीजिए। डिफाइन, जीन को बताइए, जीन क्या होता है और क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, दोनों का आंसर फट से कमेंट में बताइए। हाउ इज अ प्रोकैरियोटिक सेल डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल, जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं वो यूकैरियोटिक सेल से कैसे अलग हैं। गिव वन एग्जांपल, एक एग्जांपल लीजिए। ईच टाइप ऑफ सेल, एक सेल के एक एग्जांपल देके इसको एक्सप्लेन करिए। सेल ऑर्गेनल्स, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पे हम आ गए हैं, ठीक है। सेल ऑर्गेनल्स परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द सेल। तो जो सेल है ना, ऑर्गेनल्स, ये अलग अलग काम करते हैं सेल के लिए। ऐसा नहीं कि सेल के अंदर है तो सेल की काम करेंगे, नहीं, सबका अलग अलग काम है। लाइक वी हैव ऑर्गेनल्स फॉर डिफरेंट फंक्शंस, सेल हैव ऑर्गेनल्स। चलिए जी, अब देख रहे हैं यहाँ पे अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स दिख रहे हैं, सेल ऑर्गेनल दिख रहे हैं, और ये सबका काम अलग अलग है। जैसे प्लास्टिड, इसका काम अलग है।
गोल्जी बॉडी इसका काम अलग है, वैक्यूल्स का काम अलग है, साइटोप्लाज्म का काम अलग है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम अलग है, न्यूक्लियस का काम अलग है, लाइसोसोम का भी काम अलग है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम अलग है। सेल वॉल तो पढ़ ही लिए थे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम क्लियर कर ही लिए हैं। एक एक करके देखते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको बोलते हैं ER। क्या बोलते हैं? देखिए यहां लिखा हुआ है ER इसको बोलते हैं। ये भाई किससे बना होता है? प्रोटीन का और लिपिड का बनाता है, प्रोटीन और लिपिड का। एक्चुअली करता क्या है ये प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, प्रोटीन बनाता है और फैट बनाता है। लिपिड मतलब फैट। तो ER का काम क्या है? ER का काम है प्रोटीन और फैट का सिंथेसाइज करना, यानी कि बनाना, संश्लेषित करना। ठीक है। इट इज लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड ट्यूब्स एंड शीट्स, हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में ट्रांसपोर्ट का काम करता है। फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लिपिड एंड प्रोटीन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए लिपिड बनने का काम और प्रोटीन बनने का काम करता है। जो ER है ना, ये 2 टाइप्स के हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ER, 2 टाइप्स ऑफ ER। पहला रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप देख रहे हैं इसके ऊपर कुछ ऐसे व्हाइट येलो कुछ खुरदरा आपको दिख रहा है। अब खुरदरा तो कैसा हो जाएगा? रफ हो जाएगा। और रफ जो है वो क्या सिंथेसाइज करता है? ये प्रोटीन का सिंथेसाइज करता है। किसका सर? प्रोटीन का। ये प्रोटीन बनाता है भाई साहब। और जो स्मूथ है, स्मूथ भाई चिकना जो चीज है उस पर क्या पाई जाएंगी? फैट पाई जाएंगी। तो जो ये स्मूथ है इसको बोलते हैं SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है सर? ये फैट का निर्माण करता है। किसका निर्माण? फैट बनाता है और ये प्रोटीन बनाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये तुम्हारा आपका क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हम देखेंगे क्या अंतर। तो जो रफ है ये एंडोप्लाज्मिक, ये क्या बनाता है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है। और जो स्मूथ है वो लिपिड्स यानी कि फैट बनाता है। क्या बनाता है? फैट बनाता है। राइबोसोम्स अटैच्ड टू द सरफेस ऑफ ER। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में उसके सरफेस पे राइबोसोम्स क्या रहते हैं? अटैच रहते हैं, चिपके रहते हैं। अपीयर्स रफ, और ये कैसे दिखते हैं? खुरदुरे दिखते हैं। माइक्रोस्कोप में जो अभी दिखाया ना, वो माइक्रोस्कोप में खुरदुरे थे, वो माइक्रोस्कोप फिगर बनाई गई थी। इसमें बनता है प्रोटीन का सिंथेसाइज होता है। राइबोसोम्स प्रोटीन फैक्ट्रीज है, समझिए। एंजाइम सिंथेसाइज, इसका एक काम और है। ये किसका काम करता है? एंजाइम सिंथेसाइज का काम करता है, प्रोटीन के एंजाइम का, प्रोटीन को पचाने का काम करता है। नो रोल इन डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन में इसका कोई रोल नहीं है। चलिए जी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखते हैं SER। राइबोसोम्स नॉट अटैच्ड। इस रेटिकुलम में कोई भी ER में राइबोसोम्स अटैच होते हैं? नहीं। अपीयर्स स्मूथ, इसलिए कैसे दिखते हैं? स्मूथ दिखते हैं। लिपिड सिंथेसाइज, ये फैट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फैट बनाते हैं। हार्मोन सिंथेसाइज, ये किसका काम? सिंथेसाइज क्या कर रहा था? ये एंजाइम। और ये क्या कर रहा है? हार्मोन निकाल रहा है। हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन इन लिवर सेल, इन वर्टिब्रेट्स। जो वर्टिब्रेट्स है ना, जैसे इंसान है जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है, उनमें डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। जैसे एनिमल हुआ, यू हैव बैकबोन, जिसके पास बैकबोन होती है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्लियर हो गया। ये क्या बनाता है? तो प्रोटीन बनाता है और ये बनाता है फैट। क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ दीज ऑप्शन आर नॉट द फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स की क्या फंक्शन नहीं है? तो इट्स हेल्प्स इट इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोटीन, भाई इसका काम तो है। इट्स हेल्प इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एंजाइम, इसका काम है। इट हेल्प इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हार्मोन्स, ये हार्मोन बनाता है? नहीं बनाता है। इट हेल्प इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टार्च एंड मॉलिक्यूल्स, बिल्कुल नहीं। ये तो स्टार्च वगैरह ये प्लांट्स वगैरह बनती है, समझ गए। तो ऑप्शन 3rd एंड 4th। इसमें क्या पूछा है? दिज नॉट, नहीं है। तो तीसरा और चौथा नहीं है। क्लियर है ये, वैसे भी पहले से सॉल्व था ये। गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपार्टस, चलिए देखते हैं। स्टोर्ड मोडिफाई पैक, ये
गोल्जी, एक साइंटिस्ट, इनका नाम था कैमिलो गोल्जी। क्या नाम था उनका? कैमिलो गोल्जी। ये बेचारे जा रहे थे कैमल से, ऊंट पे बैठ के जा रहे थे, ऊंट इनको पटक दिया, गिर गए। अब गिरे तो हाथ छिला गया, जब छिल गया तो इसे देखे तो भाई ये क्या है, इसका नाम क्या रख दिए? गोल्जी रख दिए। अब किससे जा रहे थे? तो कैमल से जा रहे थे। किससे जा रहे थे? कैमल से जा रहे थे, गिर गए। गिर गए तो छिल गया, छिल गया तो क्या दिख गया इनको? गोल्जी दिख गया। ठीक है, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया? कैमिलो गोल्जी। मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स अरेंज्ड near parallel to the each other in stacks known as cistern। ये देख रहे हैं? ये ऐसे जी ललचा है रहा न जाए एल पेनली वे, सुने ना? तो ऐसे चॉकलेट गिरता है, देखते हैं ऐसे 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 मुड़ता है, इसको क्या बोलते हैं? सिस्टर्न बोलते हैं। सिस्टर्न का स्टैक्स बोलते हैं। इसका फंक्शन क्या है? स्टोरेज करना, मॉडिफिकेशन करना, पैकेजिंग का काम है। स्टोरेज मतलब कोई भी चीज इनको मिल जाए, प्रोटीन फैट्स, ये रख लेते हैं अपने पास। किसी को जरूरत पड़े, किसी चीज को जरूरत पड़े तो क्या कर देते हैं? बांट देते हैं, लीजिए लीजिए प्रोटीन लीजिए, फैट लीजिए, जो चीज लेना है लीजिए। समझ गए? अब कोई चीज फट फूट जाए तो उसका क्या करते हैं? पैकेजिंग का करते हैं। और प्रोडक्ट लाइक प्रोटीन, लिपिड्स सिंथेसाइज्ड फॉर ईआर रेटिकुलम के लिए सारा काम है। डिस्पैच टू वेरियस टारगेट्स इन्वॉल्व्स इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। भाई साहब लाइसोसोम सबसे खतरनाक आदमी है, सबसे खतरनाक आतंकवादी है। सर कैसे? थोड़ी देर में देखना ये आतंकवादी कैसे, मैं दिखाता हूं। ये गोल्जी अपार्टस है, दिख रहा है यहाँ पे, ये दिख रहा है ऐसे ऐसे, ये स्टेक्स की तरह सिस्टेंस उसको बोलते हैं। ये क्या है? गोल्जी अपार्टस। ये भी खत्म। व्हाट वुड हैपन टू द लाइफ ऑफ सेल इफ देयर वाज नो गोल्जी अपार्टस? अगर हमारे बॉडी में गोल्जी अपार्टस न हो तो हमारी लाइफ कैसी हो जाएगी? तो आप आंसर पढ़ लीजिएगा। इफ देयर नो गोल्जी अपार्टस इन सेल द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स वुड अकर। नो प्रॉपर पैकेजिंग, प्रॉपर पैकेजिंग नहीं होगी। ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन भी नहीं बनेगा, लिपिड्स भी नहीं बनेगा। एसेंशियल मटेरियल्स वुड नॉट ईच देयर प्रॉपर डेस्टिनेशंस टू आउटसाइड द सेल। तो सेल के बाहर, सेल के अंदर ना पैकेजिंग का काम हो पाएगा, ना ही किसी भी चीज का ट्रांसपोर्ट हो पाएगा, जैसे प्रोटीन और फैट वगैरह का। नो फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम बेचारा बनेगा ही नहीं, जो आतंकवादी है वो जिंदा नहीं हो पाएगा। गोल्जी अपार्टस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग लाइसोसोम्स। गोल्जी अपार्टस ही लाइसोसोम को बनाने के लिए जिम्मेदार है। विदाउट लाइसोसोम द सेल कैन नॉट डाइजेस्ट वेस्ट मटेरियल और उन ऑर्गेनेल्स लीडिंग टू कलेक्शन ऑफ वेस्ट। इसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। तो अगर गोल्जी अपार्टस ना हो तो लाइसोसोम बनेगा नहीं, लाइसोसोम नहीं बनेगा, सीधी सीधी बात, तो जितने वेस्ट मटेरियल है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। चलिए आगे, लाइसोसोम साहब आ गए, लाइसोसोम साहब आ गए। इसको क्या बोलते हैं पता है? इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग। सबसे खतरनाक बात, ये बम है, बम रखा रखाया बम, गुस्सा हो गया, फट गया, सब क्या जान ले लिया वो। तो लाइसोसोम वेस्ट डिस्पोजल, ये क्या करता है? बॉडी के अंदर से वेस्ट को बाहर निकालता है। अरे निकालता वैसे नहीं है, अपने पास उसको नष्ट कर देता है, खत्म कर देता है। कैसे? देखना। सेक्स फिल्ड विथ पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम, इसके पास एक बोरा होता है जिसमें वो सारे एंजाइम भर करता है, उसको बोलते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ठीक है? हाइड्रोलिटिक जल अपघटक एंजाइम इसको बोलते हैं। जिसके ऊपर ये गिर गया ना, तेजाब है, तेजाब गला देगा। क्या ये? एक तरह से तेजाब का काम करता है, एसिड का काम करता है। जिसके ऊपर गिरा है गया वो, समझ गया? तो ये पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम के साथ है, इसको बोलते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम। एक्ट्स एज वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल। तो किसी भी सेल में कोई भी गड़बड़ी हो, कोई भी वेस्ट हो, उस पर छिड़क आता है, ऐसे जाके छिड़क दे गंगा जल की तरह, और सारे लोग निपट जाएंगे। सारे लोग क्या हो जाएंगे? निपट जाएंगे। हेल्प इन क्लीनिंग द सेल बॉडी सेल बाय डैमेजिंग फॉरेन मटेरियल्स। जैसे कोई बैक्टीरिया अंदर आ गया और हमारे से, जैसे पिंपल हो गया मेरे चेहरे पे, अब मैं से फोड़ दिया, आसपास के सेल क्या हो जाएंगे? डैमेज हो जाएंगे। उस सेल को सही करेगा कौन? लाइसोसोम्स। अपने हाइड्रोलिटिक एंजाइम को उस पर छिड़केगा, और छिड़कने के बाद कुछ समय बाद वो क्या हो जाएंगी? वेस्ट खत्म हो जाएंगी। समझ गए?
डैमेज्ड ऑर्गेनल्स, तो जितना डैमेज ऑर्गेनल्स उसमें क्या कर देगा, वेस्ट निकाल देगा। नोन एज सुसाइडल बैग, अपने आप को फाड़ देता है और आसपास की चीजों को खत्म कर देता है। जैसे हाथ दरवाजे में लग गया तो देखो कि यहाँ काला काला हो जाता है, तो कुछ दिन बाद वो काला धीरे धीरे कैसे हो गया, क्या हो गया, खत्म हो गया। कैसे, उसको कौन खत्म किया, तो लाइसोसोम ने खत्म किया, हाइड्रोलिटिक एंजाइम छिड़क छिड़क के। समझिए, जितने घाव हैं, वुंड्स हैं, उसको साफ कौन करता है, लाइसोसोम। बेचारे को आतंकवादी बोल रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहा है यार, आतंकवादी नाम रख दिया गया, जाए तो कोई बात नहीं, अपने लोग हैं। ड्यूरिंग सेलुलर डिस्टर्बेंसेस द सेल गेट्स डैमेज, जब सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, डिस्टर्बेंस होता है, तो उसमें बहुत सारी चीजें डैमेज होती हैं, उसको सही कौन करता है, तो लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स में बस्ट एंड डाइजेस्ट देयर ओन सेल, जो भी कुछ गड़बड़ी होती है ना, लाइसोसोम अपने को फाड़ता है और अपन ही कोशिकाओं को क्या करता है, पचा जाता है। देखिए भाई साहब, ये है हमारा लाइसोसोम, और लाइसोसोम का स्ट्रक्चर है ये, इसके अंदर ये क्या पाई जाती हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाई जाती है, अपने आप को फाड़ के सबको समाप्त कर देता है। माइटोकॉन्ड्रिया, हमारे बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट का नाम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसका खोज कौन किया था, बताओ फट से। इसका खोज करने वाले, इनका नाम है अल्टमैन, नहीं दिख रहा है इसके, इसका खोज करने कौन है, इसका खोज करने वाला है अल्टमैन। अल्ट लिख लो, एक साइंटिस्ट, इनका नाम था अल्टमैन। कौन डिस्कवर किया, क्या डिस्कवर किए थे, तो माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्कवरी किए थे। किसी डिस्कवरी, माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी किए थे। आउटर मेम्ब्रेन पोरस, इनर मेम्ब्रेन डीपली फोल्डेड, तो बाहर का देख रहे हैं ये पोरस है, ऐसे सीधा है एकदम, लेकिन अंदर का देखिए, अंदर का तो कैसा है, जिगजैग है एकदम। दिख रहा है अंदर कैसा है, एकदम जिगजैग है, कटा हुआ खीरा। खीरा ले लीजिए, यहां से कट कर दीजिए, ऐसे आपको दिखेगा। इसकी दीवार को बोलते हैं क्रिस्टी, क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। ठीक है, और इसी में चलता है एक साइकिल जिसको बोलते हैं क्रेब्स, एक साइकिल चलता है जिस साइकिल का नाम है क्रेब्स। और जब ये साइकिल चलेगा तो एटीपी का निर्माण होता है। किसका निर्माण, एटीपी यानी कि एनर्जी। किसका निर्माण होता है, एनर्जी का निर्माण होता है। देखते हैं कैसे अभी थोड़ी देर में। इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेशन, तो अपने एरिया को बढ़ाता है जब एटीपी जनरेट करना होता है। तो एनर्जी रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का पूरा नाम क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको नोट कर लो, बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, इसको नोट करो, फटाफट नोट करो, नोट करो, हो गया। एटीपी क्या होता है, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। एटीपी क्या होता है, एनर्जी की करेंसी होती है, मुद्रा होती है, ऊर्जा की मुद्रा होती है। माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का क्या होता है, डीएनए और राइबोसोम्स। और डीएनए राइबोसोम्स किसका होता है, न्यूक्लियस का। समझिए, किसी भी सेल्स में न्यूक्लियस के पास क्या होगा, डीएनए और राइबोसोम्स, और माइटोकॉन्ड्रिया के पास डीएनए और राइबोसोम्स पाए जाएंगे। चलिए एक बार इसको देख लेते हैं। हम जो भी चीज खाना खाएं, सब ग्लूकोज किसके पास चला गया, माइटोकॉन्ड्रिया के पास। अब माइटोकॉन्ड्रिया के पास जैसे ही गया, हम सांस लिए, माइटोकॉन्ड्रिया को मिल गया क्या, ऑक्सीजन मिल गया। क्या मिल गया, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन से ये रिएक्शन करेगा, क्या करेगा, रिएक्शन कराते हैं C6H12O6, और ऑक्सीजन से क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। तो ये बनाएगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस एटीपी में एनर्जी बनाएगा। एनर्जी, और इसी एनर्जी की हमें जरूरत होती है। और ये एनर्जी पता कैसे बनता है, इसमें एक साइकिल चली है, उसको बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। और क्रेब्स साइकिल से क्या निर्माण होता है, एटीपी का निर्माण होता है। और एटीपी क्या होता है सर जी, तो एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। और माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने किया था, अल्टमैन। एक बार फिर से देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द, माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ द सेल। Altman was discovered
mitochondria. In mitochondria there are a cycle which known as Krebs cycle, which is responsible for energy produce in the form of ATP. किस रूप में? ATP के रूप में आता है, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, चलिए प्लास्टिड, ये प्लांट्स में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? प्लांट्स में पाई जाती है प्लास्टिड। इसको बोलते हैं लवक। क्या बोलते हैं? लवक। प्लास्टिड मतलब क्या होता है? लवक। प्रेजेंट इन ओनली प्लांट्स। ये किसमें पाए जाते हैं? प्लांट्स में पाए जाते हैं। और जो लवक होती है भी तीन तरह की होती है। पहला होता है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट। पहला होता है क्रोमोप्लास्ट, दूसरा होता है क्लोरोप्लास्ट, तीसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। पहला है क्रोमोप्लास्ट, दूसरा होता है क्लोरोप्लास्ट, तीसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। भाई जो क्रोमोप्लास्ट है ये कलर्ड होते हैं। कैसे होते हैं? कलर्ड। कौन सा कलर देते हैं भाई साहब? ये कलर देते हैं जैसे फूलों में रंग, जितने फूल है ना सब में रंग कौन देता है? तो क्रोमोप्लास्ट। और जो क्लोरोप्लास्ट है ये सिर्फ हरा हरा रंग देते हैं। कैसा रंग देंगे? ये हरा रंग देंगे, ग्रीन कलर देंगे। कैसा कलर? ग्रीन कलर। और जितने लोग ग्रीन कलर वाले होते हैं सब में कौन सा प्रोसेस होता है? तो फोटोसिंथेसिस होता है। देखिए ये है क्रोमोप्लास्ट। इस क्रोमोप्लास्ट के अंदर थाइलाकोइड बना हुआ है और ये सब फोटोसिंथेसिस करने के बाद एनर्जी रिलीज करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं क्या? क्रोमोप्लास्ट। अब ये देख रहे हैं अंदर फूलों के अंदर ये क्रोमोप्लास्ट है, अलग अलग कलर देता है। लेकिन एक और पाया जाता है, उसको बोलते हैं क्या? ल्यूकोप्लास्ट। ये सब सिर्फ व्हाइट कलर होते हैं, जैसे फूलों के व्हाइट फूल देखे हैं आप? हाँ, तो ये सारे व्हाइट फूल देते हैं वैसे। तो जो क्रोमोप्लास्ट है ये कलर्ड होते हैं, और जो क्लोरोप्लास्ट हैं ये सिर्फ ग्रीन पिगमेंट वाले होते हैं, और जो ल्यूकोप्लास्ट हैं ये कैसे होते हैं? तो व्हाइट कलर होते हैं। प्लास्टिड वाले स्टोर स्टार्च, मशरूम देखे हैं? ठीक है, प्रोटीन ग्रेन्यूल्स, ये अंदर की चीजें हैं। प्लास्टिड आल्सो हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। भाई साहब प्लास्टिड के पास भी क्या है? खुद का डीएनए और राइबोसोम्स है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। वैक्यूल्स। वैक्यूल्स हम लोग कहां पे आ गए? वैक्यूल्स पे आ गए। वैक्यूल्स का काम क्या है ना? पानी को स्टोर करना है, पानी का स्टोरेज करना, वाटर को स्टोर कर संग्रहित करके रखता है। तो ये मुझे बताइए कि हम पानी पीते हैं, पेड़ों को पानी पिलाना होता है, तो कौन सा ज्यादा पानी रखेगा? पेड़ रखेंगे। ठीक है, चलिए। टर्जिडिटी, रिजिडिटी, स्टोरेज सैक। इसके पास टर्जिडिटी होती है, रिजिडिटी कठोरता भी होती है, और टर्जिड सैक भी होता है, पानी भरकर रखा था इसमें। स्टोरेज सैक लार्ज इन प्लांट्स। देख रहे हैं ये प्लांट सेल है, और इस प्लांट सेल में ये बड़ा सा दिख रहा है आपको, ये क्या दिख रहा है? वैक्यूल्स दिख रहे हैं। स्मॉल इन एनिमल, क्योंकि एनिमल बार बार पानी पीते रहते हैं ना खुद से, तो हम अपने से लेते, इसलिए नेचर हमारे बॉडी में वैक्यूल छोटा बना दिया है, और जिसमें दिया जाता है पानी दिया जाता है उसमें बड़ा दे दिया। प्लांट्स में ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ वैक्यूल्स। तो जो प्लांट सेल होता है सबसे ज्यादा क्या होता है इसमें? वैक्यूल्स होते हैं। प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू सेल। तो सेल को ना टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड कराता है। ये स्टोर्स अमाइनो एसिड। ये क्या स्टोर करता है? अमाइनो एसिड, सुगर्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, प्रोटीन्स। इसको सोप बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? सोप। अमीबा यूनिसेल्युलर, इसमें भी पाई जाती हैं। फूड वैक्यूल्स कंटेन्स फूड आइटम्स दैट अमीबा कंज्यूम एक्सपेल्स वेस्ट। इतना क्लियर है? तो वैक्यूल्स के पास क्या होती है? पानी होती है, और पानी जो जितना बड़ा रहेगा उसके हिसाब से उसमें वैक्यूल्स पाई जाएंगे। देख रहे हैं वैक्यूल्स। मेम्ब्रेन का खेल। किसका खेल? मेम्ब्रेन का खेल। सर कौन सा मेम्ब्रेन? जो हम भी पढ़ के सारे आए हैं। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन पाई जाती है, बिल्कुल। माइटोकॉन्ड्रिया में मेम्ब्रेन पाई जाती है? पाई जाती है, बताओ। प्लास्टिड में मेम्ब्रेन पाई जाती है, बिल्कुल। हैव डीएनए डबल मेम्ब्रेन, इसके पास डीएनए भी होती है और डबल मेम्ब्रेन भी होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपार्टस, लाइसोसोम, वैक्यूल्स। नो डीएनए, कोई डीएनए नहीं। और ये कैसे होते हैं? सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं। इसमें डीएनए होता है और डबल मेम्ब्रेन होते हैं, इसमें डीएनए नहीं होता और ये सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं। राइबोसोम्स नो मेम्ब्रेन, प्रोटीन फैक्ट्री RER, ओनली ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। कहने की बात है ये इंपॉर्टेंट है।
प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ये साथ हम लोग का लास्ट पीपीटी है, ठीक है। अब हम देखेंगे प्लांट सेल में और एनिमल सेल में क्या अंतर है। तो भाई साहब प्लांट सेल में क्या क्या देख रहे थे हम, प्लांट सेल में देखे थे सेल वॉल पाया जाता है, बड़ी वैक्यूल्स पाई जाती है, प्लास्टिड पाए जाते हैं, समझ गए, सेंट्रियोल एब्सेंट होते हैं। लेकिन जो एनिमल सेल है इसमें सेल वॉल होती हैं, प्लास्टिड नहीं होती है, सेल वॉल नहीं होती, प्लास्टिड नहीं होती, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स नहीं होते। जो इसमें होगा वो इसमें नहीं होगा। इसमें क्या हो सकता है सर, सेल वॉल इसमें पाया जाता है, इसमें प्लास्टिड पाया जाता है और वैक्यूल्स पाया जाता है बड़ा वाला, ठीक है। इसमें तो सेल वॉल एब्सेंट रहेगा, प्लास्टिड एब्सेंट रहेगा, लार्ज वैक्यूल्स एब्सेंट रहेगा, सेंट्रियोल्स प्रेजेंट रहेंगे, इसमें सेंट्रियोल्स एब्सेंट रहेंगे। ये प्लांट सेल है और ये एनिमल सेल है, ठीक है। सेल डिवीजन, सेल डिवीजन प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड, जिससे नए नए सेलों का निर्माण होता है, नई नई कोशिकाएं बनती हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन बोलते हैं। एक प्रोसेस को बोलते हैं मिटोसिस, एक को बोलते हैं मियोसिस। मिटोसिस का मतलब होगा कि जो भी क्रोमोसोम्स हैं वो बराबर मात्रा में क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, वो भी फर्स्ट स्टेप में। लेकिन जो मियोसिस है इसमें कोई प्रोसेस नहीं है, कोई स्टेप नहीं है, 2 स्टेप में डिवाइड होगा, आधा आधा, फिर जब डिवाइड होगा तो इससे क्रोमोसोम्स कम हो जाएंगे। देखिए 23 दूना 46, 23 दूना 46, और इसमें कई बार में 46, कई बार में 46, ये 1 स्टेप सॉल्यूशन है, ये 2 स्टेप सॉल्यूशन है। प्रोड्यूस्ड 2 न्यू डॉटर सेल्स, इसमें 2 नए डॉटर सेल बनते हैं, ये पेरेंट सेल है, इससे 2 नए डॉटर सेल बनेंगे जब डिवीजन होगा। डॉटर सेल हैज द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज द मदर सेल, इसके पास कितने सेल हैं, कितने क्रोमोसोम्स है, 46, जितने हैं इसमें भी उतने ही पाए जाएंगे, दोनों डॉटर सेल में भी उतने क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे। इक्वल डिवीजन, इक्वेशन डिवीजन, बराबर मात्रा में डिवीजन होता रहता है। हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज, तो टिश्यू के रिपेयरिंग में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है, और वृद्धि में पार्टिसिपेशन होता है। मियोसिस देखते हैं क्या होता है, प्रोड्यूस 4 न्यू डॉटर सेल, देखिए भाई 1 से 2 हुआ और 2 से देखिए 4 हो गया, तो इसमें कितना स्टेप है, 4 स्टेप है। डॉटर सेल हैव सेल हाफ नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स, देख रहे हैं यहाँ पे 46 थी, लेकिन इसमें कितने हो जाएंगे, 23, इसमें भी 23, इसमें भी 23, इसमें भी 23, हाफ डिवीजन होता है क्रोमोसोम्स का। रिडक्शनल डिवीजन, इसमें रिडक्शनल डिवीजन है, कम होती जा रही है। रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, इसमें गैमेट्स बनती हैं, गैमेट्स, गैमेट्स क्या होती हैं, तो ये हमारा ओवम था और ये हमारा आ गया क्या, स्पर्म, अब ये मिलकर क्या बन गया, फ्यूजन हुआ, फ्यूजन के बाद निषेचन हुआ, निषेचन के बाद बन गया क्या, गैमेट्स। चलिए तो आज के लिए इतना ही। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और वीडियो शेयर करना ना भूलना। थैंक यू, धन्यवाद।